अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर मुईद पीरजादा। इमरान खान के लाहौर के जलसे के फ़ौरन बाद मैंने एक जूम के ऊपर बड़ा क्विक किस्म का उसका एनालिसिस किया था, लेकिन मैंने साथ ही ये कहा था कि आज जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक तरफ इमरान खान का जलसा, दूसरी तरफ बिलावल जरदारी भुट्टो की नवाज शरीफ साहब के साथ लंदन में मुलाकात, और तीसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब की एक पॉलिटिकल मूव कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुला के दोबारा से एक एलामिया इशू किया जाए। ये डेवलपमेंट्स इतनी बड़ी हैं, इतनी दिलचस्प हैं कि इसका एक बड़ा डिटेल्ड एनालिसिस बनता है, और मैं कुछ घंटों के बाद दोबारा इसके ऊपर एक वीडियो एनालिसिस करूँगा। और उसमें एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि मैं वो फुटेज आपको दिखा के कुछ चीज़ें साबित करना चाह रहा था कि लाहौर के इस जलसे की अहमियत तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए, हम सब के लिए, और पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की सियासत के लिए इतनी ज़्यादा क्यों है। सबसे पहले इसके जोग्राफिए को हमें देखने की ज़रूरत है कि जिस जगह पे मीनार पाकिस्तान है, ये वो जगह है जहां 1940 में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, और ये मीनार उस जगह पे खड़ा किया है मीनार पाकिस्तान को जहां पे उस वक़्त के कायदीन, जिसमें खुद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मौजूद थे, वो कायदीन जो थे उनकी कुर्सियाँ जहाँ पे रखी गई थी, वहाँ मीनार पाकिस्तान जो है उसे खड़ा किया गया। एक तो ये अहमियत है, लेकिन इससे 1 किलोमीटर के अंदर जब आप मीनार पाकिस्तान पे खड़े होते हैं और वहाँ से खड़े होकर आप नज़र सामने दौड़ाते हैं, तो आपके सामने 17वीं सदी की बादशाही मस्जिद है, जिसे मुग़ल बादशाह, आखिरी जो अजीम मुग़ल बादशाह थे औरंगज़ेब आलमगीर, उन्होंने इस मस्जिद को बनाया था, जो तकरीबन 20वीं सदी के आखिरी रबा तक, लास्ट क्वार्टर ऑफ द 20th सेंचुरी तक ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी। फिर और मस्जिदें हैं, उन्होंने इसे ओवरटेक कर लिया। और उसके बिल्कुल साथ शाही किला या लाहौर फोर्ट है, जो भी मुस्लिम तारीख का बहुत इंपॉर्टेंट एक माइलस्टोन है। जब यहाँ पहली दफ़ा इस्लाम की हुकूमत और मुसलमानों की हुकूमत कायम होने लगी 11वीं सदी में, तो एक पुराना जो मर्ड किस्म का फोर्ट होता था, उसे मुस्लिम जो बादशाह थे, रूलर थे उस वक़्त के, उन्होंने इसे ऑर्गेनाइज़ किया। और ये मुस्लिम तारीख़ जो है, एक तरफ बादशाही मस्जिद है, एक तरफ शाही किला है, तो ये मुस्लिम तारीख़ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट गहवारा है। ये वही किला है, ये वही बादशाही मस्जिद है जिसकी दीवारों तक पुराना रावी जो है, इसकी दीवारों और इसकी सीढ़ियों तक आता था। कम से कम कहते हैं कि 16वीं सदी तक, 15वीं सदी तक रावी जो है वो बिल्कुल इस जगह पे आता था जहां आज आपके सामने मीनार पाकिस्तान है, या वो सड़क है जो लाहौर के रेलवे स्टेशन की तरफ जाती है। फिर एक और इसकी इम्पोर्टेंस है कि ये वही किला है जिसकी रेवड़ी से, जिसकी दीवारों के साथ जंजीरें अदल लटकाई थी बादशाह जहांगीर ने, और उस रेवड़ी के अंदर बैठता था जहांगीर और उसकी मालिका नूरजहां। और वो जंजीर अदल, उस वक़्त भी एक इंसाफ की बड़ी शदीद यहाँ तलाश थी, और आज भी यहाँ इंसाफ के नाम की सदा जो है वो गूंज रही है इस जगह पे। तो ये तो इसकी एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। अब इसकी एक मॉडर्न इंपॉर्टेंस भी है। आप में देखेंगे, जब इसकी आप सारी विजुअलाइजेशन देखते हैं, फुटेज को देखते हैं, तो आपको वो आज़ादी ब्रिज नज़र आता है, जिसे द देन चीफ मिनिस्टर पंजाब जनाब शहबाज शरीफ साहब ने जब मेट्रो का स्ट्रक्चर बिछाया लाहौर के अंदर, जो बहुत बड़ी एडिशन है लाहौर के लॉजिस्टिक्स के अंदर, उसकी ट्रैफिक में, उसकी ट्रांसपोर्टेशन में, उसकी सोशल और कल्चरल लाइफ के अंदर, तो वो ब्रिज आप नज़र आता है। और आपने देखा कि इस फुटेज से आप देख सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को भी बहुत गुस्सा आ रहा होगा कि वो सारा का सारा ब्रिज इतने बड़े हजूम से, इतना बड़ा क्राउड, इतनी बड़ी तादाद में लोग उसके ऊपर थे कि ऐसा लगता था कि खुदा ना खास्ता टचवुड कहीं ये ब्रिज ही नीचे ना गिर जाए। तो मीनार पाकिस्तान खचाखच भरा था, बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे थे। कहते हैं कि इससे पहले भी इमरान खान ने 4 जलसे किए, हर दफ़ा इसे भरा गया, बहुत बड़ी तादाद में थी। लेकिन खुद इमरान खान का एक ख्याल था, लोगों का ख्याल है कि जो कल रात को यहाँ पे 21 तारीख की रात को जो क्राउड था, वो गालिबन मीनार पाकिस्तान की तारीख़ का, लाहौर की तारीख़ का सबसे बड़ा क्राउड था। लेकिन ये तो एक अपेरेंट किस्म की, ऑब्वियस किस्म की इसकी इंपॉर्टेंस है। ये वो जगह है जहाँ से इमरान खान ने ये मैसेज दिया कि हमें फ़ौरी तौर पर इंतखाबात चाहिए, और जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत है ये हमें मुकम्मल तौर पे नामंजूर है। किसी भी कंडीशन पे इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे, और अगर हमें नहीं मिलता, फ़ौरी इंतखाबात नहीं मिलते, तो हम इस्लामाबाद का रुख इख्तियार करेंगे। उन्होंने कहा कि ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, बल्कि PPP PMLN के वर्कर्स को, क्योंकि उन्हें भी एहसास नहीं है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किस किस्म की साजिश हुई है। मैं उनको भी कहता हूँ कि सूरत हाल को समझें और हमारे साथ इस्लामाबाद पहुँचें और फ़ौरी इंतखाबात का मुतालबा करें। उन्होंने ये भी कहा था कि हम तसादम नहीं चाहते, और ये फ़ौज भी हमारी है, ये पुलिस भी हमारी है। फ़ौज का वैसे भी इंटरनल क्राउड मैनेजमेंट के साथ ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उन्होंने भी ये भी कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज ना होती तो पाकिस्तान मुत्तहद ना रह सकता, पाकिस्तान की फ़ौज ना होती तो पाकिस्तान का वही हशर होता जो शाम का हुआ, सीरिया का, जो इराक़ का हशर हुआ। ये तो चंद सैलिएंट किस्म के फ़ीचर्स हैं। फिर हम इसको थोड़ा सा और लेके चढ़ते हैं। देखिए, ये पहला जलसा था, यही गालिबन इसकी हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस है।
और लाहौर शहर की इंपॉर्टेंस में 2-3 पॉइंट्स और कह दूँ कि ना सिर्फ है कि करारदाद पाकिस्तान यहाँ मंजूर हुई, ना सिर्फ ये कि यहाँ बादशाही मस्जिद और यहाँ पर शाही किला है या यहाँ पर मेट्रो है, ये वो शहर है जहाँ 1967 से पाकिस्तान की सबसे बड़ी उस वक़्त की जो सियासी जमात और तहरीक थी वेस्ट पाकिस्तान की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पीपल्स पार्टी का आगाज़ लाहौर शहर से किया था और उसके 30 बरस के बाद 1997 से इसी शहर से तहरीक इंसाफ का आगाज़ इमरान खान ने किया था। आज के इस जलसे में, जो कल रात का जलसा था, इसमें इमरान खान ने यह भी कहा कि इसी शहर में एक हस्पताल में मैं पैदा भी हुआ था। और फिर मैं आपको याद करवाऊंगा कि 1977 में जब पाकिस्तान नेशनल अलायंस की, PNA की जो मूवमेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ लॉन्च हुई, तो लाहौर शहर उसका मेन गढ़ था, मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड था उस मूवमेंट का। और यही माल रोड के ऊपर जब फौज को गोली चलाने के लिए कहा गया और एक दफ़ा फौज ने गोली चलाई भी मस्जिद शुहदा के सामने, उसके बाद अफवाज पाकिस्तान ने लाहौर के शहरों पे, इस शहर के अंदर अवाम, पाकिस्तान की अवाम के ऊपर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। और 3 ब्रिगेडियर जो थे, जिनमें एक ब्रिगेडियर नियाज थे, एक ब्रिगेडियर अशरफ थे, थर्ड का मुझे नाम याद नहीं है, उन्होंने रिफ्यूज़ किया, उन्होंने फिर रिज़ाइन किया, उनको फ़ौज से निकलना पड़ा था। तो ये तो एक इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। अब आ जाते हैं कि कल रात को क्या हुआ। ये वो पहला जलसा है, पेशावर का जलसा इमरान खान ने किया, फिर कराची का जलसा किया। संडे की रात को 10 अप्रैल को पाकिस्तान भर से लोग शहरों में बाहर निकल आए, लेकिन कल रात पहली दफ़ा ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट की गई हुकूमत वक्त की तरफ से, जो शरीफ जरदारी हुकूमत है, कि इस जलसे को नाकाम बनाया जाए। आपने देखा कि 2-3 दिन पहले PTI ने अचानक ऐलान कर दिया कि एक सी मरीन केबल जो है उसकी रिपेयर करनी है। बाद में खैर, और उसका मकसद यह था गालिबन इंटरनेट, क्योंकि उसके बाद फिर थ्रेट आ गई कि यहाँ दहशतगर्दी की थ्रेट है। और फिर आपने देखा कि कल रात को बहुत कोशिश की गई पुलिस की तरफ से, लाहौर की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, जहाँ अब हमजा शरीफ जो है वो डिफेक्टिव चीफ मिनिस्टर हैं। वो उस वक्त से ही डिफेक्टिव चीफ मिनिस्टर हैं जब अभी वोट हुई नहीं था पंजाब असम्बली में। उस वक्त से ही पंजाब की इंतज़ामिया, यहाँ की पुलिस, यहाँ के IGP, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो मुकम्मल तौर पर उनके कंट्रोल में नज़र आ रहे थे। लेकिन कल पूरी कोशिश की गई कि किसी तरह से लोग जो हैं कम से कम तादाद में यहाँ पर पहुँच सकें जलसा गाह में, ताकि कहा जा सके कि जलसा जो है वो नाकाम हो गया है। रोड ब्लॉक्स किए गए, लोगों को 1-1, 2-2, 3-3 किलोमीटर से पैदल चलना पड़ा, गाड़ियां खड़ी करने की जगह नहीं थी। लेकिन सिर्फ यही नहीं हुआ, बाकी शहरों में अब एक नया सिलसिला ये चल पड़ा है कि अगर जलसा एक जगह होता है, जैसे जब कराची में जलसा हुआ, तो पूरे पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कदावर स्क्रीन्स जो हैं वो रखी गई थी। कल भी ये था कि कराची में और जगहों पर भी जलसे बन गए छोटे छोटे, जहाँ पर स्क्रीन्स रखी हुई थी। और बहुत जगहों पर कराची समेत कोशिश की गई कि उन स्क्रीन्स को हटा दिया जाए, लोगों को उन स्क्रीन्स के इकट्ठा ना होने दिया जाए। और लाहौर के अंदर तो बहुत ज़्यादा रुकावटें खड़ी की गई। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि ऑर्गेनाइज एफर्ट की गई कि पहले PTI की तरफ से एक थ्रेट लगाई गई, फिर आपने देखा दहशतगर्दी की थ्रेट लगाई गई, फिर रोड ब्लॉक्स किए गए। और सबसे इंटरेस्टिंग है कि एक प्रिंसिपल टेलीविज़न चैनल ARY चूँकि इसको दिखाता है, और बाकी टेलीविज़न चैनल जो हैं वो जलसे को उस तरह से, ख़ास करके उसके जो ड्रोन ओवरव्यूज़ होते हैं वो नहीं दिखाते हैं। तो इसलिए ARY पे क्रैकडाउन हुआ और पाकिस्तान के मुताबिक 2 दर्जन से ज़्यादा जो बड़े शहर हैं, ये कस्बे हैं, वहाँ पर ARY जो है वो केबल से गुम हो गया, जिसमें ख़ुद कराची था, जिसके अंदर लाहौर था, जिसमें गुजरांवाला था, डस्का था, सियालकोट था, मानसहरा था, इस्लामाबाद के बहुत से सेक्टर्स में जहाँ छोटे केबल ब्रॉडकास्टर हैं जिनके पास 500 से 2000-3000 तक के उनके पास कनेक्शन होते हैं, या 5000 तक कनेक्शन होते हैं, वहाँ पर ARY गुम हो गया स्क्रीन से। ज़ाहिर है उनको हुक्म आ गया। ये और बात है कि नया टेल जैसा जो बड़ा ब्रॉडकास्टर था, केबल ब्रॉडकास्टर था, वो बहरहाल ARY को दिखाता रहा, और इसी तरह से YouTube पे बहुत बड़ी तादाद में लोग इसको जो है वो देखते रहे। तो ये जो कोशिश की गई इस जलसे को नाकाम बनाने के लिए, फिर उसकी खबर पाकिस्तान या दुनिया भर में ना पहुंच सके कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, इसे देख के मुझे ऐसा लगता है कि जो इस वक्त हमारी इंतज़ामिया है और हमारी हुकूमत वक्त है, जिससे मैं शरीफ जरदारी गवर्नमेंट कहता हूँ, ये कि समझते हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के ज़रिए किसी मूवमेंट को या किसी आइडिया को, जिसका वक्त जो है वो आ गया होता है, आप उसको नाकाम बना सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, इंतज़ामिया ये समझती है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी, PMLN, शरीफ जरदारी ग्रुपिंग जो है, अलायंस जो है, वो ये समझता है कि पाकिस्तान में जो सियासी तब्दीली है इसका ताल्लुक महज इमरान खान से। वो समझते हैं कि इमरान खान को अगर आप कंट्रोल कर लें, उसे सप्रेस कर दें, उसे जेल में डाल दें, तोशा खाने का इल्ज़ाम हो या फॉरेन फंडिंग केस हो, ये कुछ कर दें, या मंजर आम से हटा दें, तो ये जो पॉलिटिकल मोमेंट है पाकिस्तान की तारीख का, ये ख़त्म हो जाएगा। मुझे शक है कि वो गलत समझ रहे हैं।
इमरान खान इस वेव के क्रेस्ट के ऊपर राइड करते मुझे नज़र आते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे इमरान खान इस वेव के ऊपर सवार हैं, इमरान खान इसके ऊपर चढ़ गए हैं, इस मोमेंट के ऊपर, और इस मोमेंट को डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन मोमेंट बजाते खुद पाकिस्तान की सियासी तारीख का इमरान खान से बहुत ज़्यादा बड़ा है। मेरा ख्याल है ये मोमेंट वो है जिसे पाकिस्तान की 18 बरस से 40 बरस की दरमियान की जो उम्र के नौजवान हैं, जिसमें अब बहुत बड़ी तादाद में औरतें भी हैं। एक ज़माना में था कि पाकिस्तान में औरतों का सियासी दिलचस्पी, शऊर उस तरह का नहीं था, लेकिन आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में जो हैं पाकिस्तान की नौजवान औरतें जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो इस पॉलिटिकल प्रोसेस और इस पॉलिटिकल मोमेंट का हिस्सा है। ये वो जनरेशन है पाकिस्तानियों की जो गुज़िश्ता 15-20 बरस में जिसने एक अवेयरनेस पैदा की है सोशल मीडिया की वजह से, इंटरनेट की वजह से, इंक्रीज इंटरकनेक्टिविटी की वजह से, 60 मिलियन और 6 करोड़ टेलीफोन्स की अवेलेबिलिटी की वजह से, और भी जो सारी चीज़ें आ रही हैं, और आबादी के बढ़ जाने की वजह से। और ये वो जनरेशन है पाकिस्तानीज़ की जो 2-3 चीज़ों के ऊपर बड़ी क्लियर है। एक ये कि उसे जो डिनेस्टिक पॉलिटिक्स है शरीफ ज़रदारी ख़ानदान की, जिसमें उनके बच्चे, उनके पोते पड़पोते नवासे जो हैं, उन्होंने ही पाकिस्तान पे हुकूमत करनी है, वही पाकिस्तान के लीडर होंगे। एक तरफ मरीम नवाज़ साहिबा होंगी, मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा, एक तरफ हमज़ा शरीफ होंगे, फिर तीसरी तरफ आप देखते हैं कि बिलावल ज़रदारी भुट्टो होंगे। तो ये जो जनरेशन है ख़ास करके पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कराची शहर के अंदर, ये इस डिनेस्टिक पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट नहीं कर रही। इनको ये डिनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो हजम नहीं हो रही। ये उसी तरह से है जिस तरह राहुल गांधी, जो बज़ाहिर ऑन द फेस ऑफ इट इस पाकिस्तान की जो डिनेस्टिक पॉलिटिक्स है, इससे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लगते हैं, बहुत ज़्यादा आर्टिकुलेट लगते हैं, बहुत ज़्यादा सोबर लगते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लगते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो नई जनरेशन पैदा हुई है वो राहुल गांधी को या प्रियंका गांधी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वो राहुल को एक डिनेस्टिक पॉलिटिक्स के सिंबल के तौर पे देखते हैं। और आप अगर कभी इंडियन साइट्स के ऊपर जाएं तो आप देखेंगे कि राहुल के ऊपर जो क्रिटिसिज्म है वो यही समझते हैं कि राहुल का कोई कनेक्ट नहीं है। इसी तरह ये जो नई जनरेशन है पाकिस्तानियों की, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, कराची शहर में, इसके अंदर बिलावल ज़रदारी भुट्टो के लिए, हमज़ा शरीफ के लिए, मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा के लिए पंजाब की जीटी रोड के आगे पीछे तो कनेक्ट है, लेकिन आप देखेंगे कि कराची में, खैबर पख्तूनख्वा में उनके लिए भी कोई ख़ास कनेक्ट जो है वो आपको नज़र नहीं आता। तो ये एक ऐसा पॉलिटिकल मोमेंट है जिसको सप्रेस करने का यहाँ सोचा जा रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि इसको इतनी आसानी से आप सप्रेस कर सकते हैं। एज़ यू नो फुली वेल कि मैं आइडियाज़ के बारे में बड़ा इंटरेस्टेड रहता हूँ, और एक किताब मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मैंने पढ़ी थी जो हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ के हवाले से पीटर वॉटसन की बुक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसको ज़रूर किसी को मौका मिले तो ज़रूर देखें कि आप देखें कैसे आइडियाज़ को सप्रेस करना, जब एक आइडिया आ जाता है तो उसको सप्रेस करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब एक चीज़ है जो हम देखते हैं कि हम सुनने में आ रहे हैं, लेट्स कम टू द पॉइंट्स जो कि इमरान खान साहब के पॉइंट्स हैं, उसी में फिर मैं टाइमिंग का इशू भी मैं उठा लूँगा। इमरान खान साहब ने अपने पॉइंट्स में जो कहा, बिकॉज उनमें बहुत सी चीज़ें कहीं मैंने 10 सफ़े भर दिए, हैंड राइटिंग नोट से भर दिए थे, लेकिन उनमें से बहुत सी चीज़ों की रेपिटेशन थी जो पेशावर में कह चुके थे, कराची में कह चुके थे, अपनी ट्विटर स्पेस में कह चुके थे। मैं उनको सबको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जो की पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट उनका ये था कि मेरी हुकूमत को, हमारी हुकूमत को एक ऐसे वक्त में गिराया गया जब आहिस्ता आहिस्ता 3.5 बरस की एफर्ट के बाद अब इकॉनमी टेक ऑफ की स्टेज पे आ रही थी, एंड वी वर सेट टू ग्रो मोर देन 5%, 5.1% का फिगर उन्होंने कोट किया। उन्होंने कहा हमारी वीट प्रोडक्शन बढ़ रही थी, हमारी शुगर प्रोडक्शन बढ़ रही थी, हमारी चावल की प्रोडक्शन बढ़ रही थी, हमारी आलू की प्रोडक्शन बढ़ रही थी। आई डोंट नो ये सारे फिगर्स उन्होंने कहे किस हद तक ये सही हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि पेंडेमिक के बाद हमने बहुत ज़्यादा रिकवरी की थी। इन फैक्ट्स के बारे में तो हम किसी हद तक हम कह सकते हैं कि शायद उन्होंने एग्जैजरेशन कर दी, उसमें पॉलिटिकल रेटरिक हो, लेकिन तोशा खाने के हवाले से उन्होंने जो कहा वो बहरहाल बहुत सच था। उन्होंने कहा कि तोशा खाने को इतना एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तोशा खाने के गिफ्ट्स को, हालांकि तोशा खाने के गिफ्ट्स हमारे आने से पहले 2017-18 तक उसके जो रूल्स थे उसमें सिर्फ 15% दे के, यानी 1 लाख रुपए की एक चीज़ की अगर रिसीव प्राइस थी तो 15% यानी 15,000 रुपये दे के उस चीज़ को लिया जा सकता था। हमने उसे रिवाइज़ करके 50% किया, और जो मैंने यहाँ से तोशा खाने से चीज़ें खरीदी वो मैंने बेच के उससे वो सड़क बनाई जो बनी गाला के ऊपर रेजिडेंस में आती है, और फिर उसको भी उन्होंने एक्सप्लेन किया जो मैंने अपने पहले एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि ये सड़क सिर्फ मेरे ही घर को, मेरी ही उसको हाउस को फीड नहीं करती, बल्कि और भी उस इलाके को फीड करती है। और मैं चाहता तो अपनी इस रेजिडेंस को, जैसा कि आपने देखा कि रवायत रही है पाकिस्तान में कि जाती उम्रा को कैंप ऑफिस डिक्लेयर किया गया। इनफैक्ट एक ज़माने में तो नवाज शरीफ साहब ने गालबन 13 रेजिडेंसेस थी या 17 रेजिडेंसेस थी अक्रॉस पाकिस्तान, मरी में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, जिनको कैंप ऑफिस डिक्लेयर किया था। उनका मैंने ना तो
अपनी इस्लामाबाद की रेजिडेंस को कैंप ऑफिस डिक्लेयर किया, ना मैंने लाहौर में अपनी किसी रेजिडेंस को कैंप ऑफिस डिक्लेयर किया। और अगर मैं उसको कैंप ऑफिस डिक्लेयर करता तो फिर तमाम उसकी सड़क बनाना, मेंटेन करना जो है वो तो सरकार पाकिस्तान और टैक्स पेयर की जिम्मेदारी होती। लेकिन मैंने तोशा खाने से चीज़ें बेच के अपने ऊपर लेकर ये सड़क जो है मैंने तामीर की, और जो पैसा उसमें से मिला था वो मैंने वहाँ पर खर्च कर दिया। फिर उन्होंने एक और पॉइंट दोबारा दोहराया जो पहले भी उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा कि ये जो अमरीकी डिस्पैच था, ये जो एम्बेसडर का डिस्पैच था, जिसमें अमेरिकन ने एम्बेसडर को कहा कि इसे हटा दो, अगर ये नहीं हटेगा तो पाकिस्तान के लिए कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ये वो किसको कह रहे थे? बिकॉज चीफ एग्जीक्यूटिव तो पाकिस्तान का मैं था, तो ये किसको कह रहे थे कि इसको हटा दो? और चीज़ें इतनी तेज़ी से प्रोग्रेस जो है वो क्यों करने लग गई? उसके बाद टाइमिंग्स के हवाले से एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या इस वक्त मेरी हुकूमत को गिराने की मजबूरी थी जब हम रिकवर करने वाले थे। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज पाकिस्तान के सियासी हलकों में जो बात बहुत ज़्यादा दोहराई जा रही है, बार बार दोहराई जा रही है, जो इस वक्त रिसीव विजडम है कि सियासी जमातें खास करके PMLN चाहती थी कि नेक्स्ट मिलिट्री चीफ जो है उससे पहले पहले इमरान खान की हुकूमत को फारिग किया जाए। उनको खतरा था कि किसी खास जनरल को इमरान खान जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे एज आर्मी चीफ, और शरीफ फैमिली और नवाज शरीफ PMLN जो है ये अपनी मर्जी का मिलिट्री चीफ लाना चाहते हैं। ये बात तो खैर हर जगह पे इसकी डिस्कशन हो रही है, हर ड्राइंग रूम में, सड़क के ऊपर, सियासी हलकों में इसकी डिस्कशन हो रही है। इसमें कोई एक्साइटमेंट की बात नहीं है, ये कोई सेंसेशनल चीज़ नहीं है। लेकिन जो चीज़ इंटरेस्टिंग है वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, जो मैं एक सवाल उठा रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिकन जो हैं वो इस खित्ते में एक दोबारा किसी नई गेम की भी तलाश में लगते हैं? बिकॉज आप देखें गुज़श्ता चंद दिनों से और हफ्तों से अफगानिस्तान के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन बदस्तूर ख़राब होती जा रही है। आज के दिन भी मज़ार शरीफ में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसके नतीजे में 16 लोगों की जो है वो डेथ हुई है, जाँ भाग हुए, और 40 के करीब जो है लोग वहाँ पे ज़ख्मी हुए हैं। और इससे पहले भी इस किस्म के अटैक्स जो हैं हो चुके हैं। यहाँ मुझे याद पड़ता है कि 1977 में, जुलाई 1977 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत गिरी, तो उस वक्त भी अफगानिस्तान के अंदर एक सोवियत कंट्रोल गवर्नमेंट थी। सोवियत आर्मी आई नहीं थी, वो आई तो थी दिसंबर 1979 में, लेकिन जो बाद में उसकी लिटरेचर छपा है उससे हमें पता चलता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत CIA पेशावर को इस्तेमाल करके उस वक्त भी जो प्रो सोवियत गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान की 1975 के बाद से, उसको गिराने, उसको कमज़ोर करने की साजिश में, बहरहाल वो साजिश अमेरिकन साजिश हो रही थी पाकिस्तान से। अभी तो कहीं ऐसा नहीं है कि अमेरिकन ने एक दोबारा से नए सिरे का प्लान बनाया है कि अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है, अफगान तालिबान की हुकूमत को गिराना है, वहाँ कयास पैदा करना है, और उसकी एंटिसिपेशन में वो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत को पहले फारिग करना चाह रहे थे। और उनके जो अगले स्टेप्स हैं वो हो सकता है हमें 6 महीने, 9 महीने, ये 1 साल के बाद पता चलें। इस चीज़ को ज़रूर हमें जहन में रखना चाहिए, बिकॉज इमरान खान की हुकूमत को गिराने की टाइमिंग जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो आसानी से हज़म नहीं होती कि इसी मौके पे इस हुकूमत को क्यों गिराया गया है। इमरान खान साहब ने एक बार फिर रिलीजियस जो एक नेशनलिज्म है उसको इन्वोक किया, जब लोगों से उन्होंने पूछा पाकिस्तान का मतलब क्या, और लोगों ने उसका जवाब दिया कि पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर वो उसकी एक्सप्लेनेशन में चले गए कि इसका मतलब क्या है कि अगर आप सिर्फ खुदा के सामने सजदा करते हैं तो आपको दुनिया में किसी ताकत से डरने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। यहीं पे उन्होंने ये भी कहा कि हम इस्लामाबाद की कॉल उन्होंने दी, उन्होंने कहा मेरी अलर्ट का वेट करें, PPP वाले भी करें, PMLN वाले भी करें, तहरीक इंसाफ के लोग भी करें। अगर हमें यानी फौरी इंतखाबात नहीं मिलते जो इस वक्त उनकी डिमांड है, तो हम इस्लामाबाद की तरफ जो है मार्च कर सकते हैं। हम तसादम नहीं चाहते हैं, पुलिस हमारी है, फ़ौज हमारी है, लेकिन इस मुल्क के मसाइल का हल जो है वो फौरी इंतखाबात है। एक बात उन्होंने बड़ी दिलचस्प की, ये भी बड़ी नई बात थी। उन्होंने कहा गलती किसी से भी हुई है, ये मिस कैलकुलेशन किसी से भी हुई है, किससे हुई है ये मारें गोली। अब तो जो भी मसला है, सोल्यूशन इसका सिर्फ ये है कि इस मुल्क में हमें फौरी इंतखाबात चाहिए। आखिर में उन्होंने सब लोगों के साथ मिल के, बहुत इंटरेस्टिंग था जब उन्होंने कहा कि मेरे पीछे इन अल्फाज को दोहराएं, और फिर लोगों ने उनके पीछे, उतने बड़े क्राउड ने, लाखों के क्राउड ने उनके पीछे इसी चीज़ को दोहराया, और वो ये लफ्ज़ ये थे, हम अहद करते हैं कि अपने मुल्क की हकीकी आज़ादी और जमहूरियत के लिए हम जद्दोजहद करते रहेंगे जब तक कि हमें इलेक्शन नहीं मिलता। आपने आज हाथ खड़ा करके मेरे साथ एक अहद करना है कि आपने मेरे बाद रिपीट करना है। अभी जवाब आपको कहूंगा, रिपीट करना है। क्या हम सब आज अहद करते हैं कि हम अपने मुल्क की हकीकी आजादी और जमहूरियत के लिए हर वक्त जद्दोजहद करेंगे,
तब तक जद्दोजहद करेंगे जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये वो कॉन्टेक्चुअलाइजेशन है लाहौर की, जिसके अंदर इस सयाको सबक और बैकग्राउंड में हमें समझना होगा कि इसी वक्त पे बिलावल जरदारी भुट्टो लंदन में पीपीपी के एक बड़े इंपॉर्टेंट डेलीगेशन के साथ थे। शहरी रहमान साहिबा उनके साथ थी, कमर जमान कायरा साहब उनके साथ थे, और ख़ासे लोग थे उनके साथ, जहां उन्होंने लंदन में एक खासे सीरियस लुकिंग नवाज शरीफ साहब के साथ और हसन नवाज और वहाँ पे आबिद शेर अली भी थे, उनके साथ मुलाकात की, जहाँ पीपल्स पार्टी वाले ख़ास करके बिलावल जरदारी बहुत ही खुशी का मुजाहरा कर रहे थे, बड़े एक्साइटमेंट नज़र आ रहे थे, बार बार हंसने की कोशिश कर रहे थे, स्माइल्स कर रहे थे, बड़ी खुशदिली का मुजाहरा कर रहे थे। वहाँ पर नवाज शरीफ साहब बहुत सीरियस थे, आबिद शेर अली भी बहुत सीरियस थे, हसन नवाज भी बहुत सीरियस नज़र आ रहे थे, और उसकी वजह भी हमें समझ आ रही है बिकॉज जिस किस्म की डिमांड्स पीपल्स पार्टी वहाँ पे लेके गई है वो आउटरेजियस हैं। ये क्लियरली लगता है कि पीपल्स पार्टी अब इस वक्त नवाज शरीफ साहब को और PMLN को ब्लैकमेल कर रही है सियासी तौर पर। मौजूदा डिस्पेंसेशन असम्बली में जहाँ पीपल्स पार्टी के पास टोटल 33-34 सीटें थी नेशनल असम्बली के अंदर, और PMLN के पास ऑलमोस्ट 3 टाइम्स सीट्स थी, 84 सीट्स थी उनके पास इस पूरे डिस्पेंसेशन में। वहाँ पर पीपल्स पार्टी ने 12 सीटें हासिल कर ली हैं, फेडरल मिनिस्टर्स और जो स्टेट मिनिस्टर्स की, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में भी उनकी नज़र है। वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की पोजीशन जरदारी साहब को देना चाहते हैं, वो गवर्नर पंजाब और स्पीकर पंजाब असम्बली की पोजीशन भी लेना चाहते हैं, वो इसे कहते हैं चेयरमैन सेनेट की पोजीशन भी लेना चाहते हैं, स्पीकर नेशनल असम्बली उन्होंने ऑलरेडी ले लिया है। तो बहुत कुछ उन्होंने इस प्रेजेंट डिस्पेंसेशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से PMLN से ऑलरेडी उन्होंने हासिल कर लिया है। और जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अब मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने प्रिडिक्ट किया था, और वो चीज़ हो गई है कि अब हमें पता चला है कि पीपल्स पार्टी एक मुश्तरका इलेक्शन अलायंस जो है मुमकिन नेक्स्ट इलेक्शन में PMLN को ऑफर कर रही है, और यही लेकर इसे कहते हैं बिलावल भुट्टो वहाँ पहुँचे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि इस इलेक्शन में आप एक जॉइंट हमारे साथ सीट अरेंजमेंट कर लें, जो कैंडिडेट्स खड़े करने का, जिसमें 10 पंजाब से, जिसमें 10 पंजाब की नेशनल असम्बली की सीट्स और 30 जो हैं प्रोविंशियल असम्बली की सीट्स जो हैं पीपल्स पार्टी PMLN से मांग रही है। और इन जवाब में वो उनको सिंध में क्या दे सकते हैं, सिंध की सीटें इतनी ज़्यादा नहीं है, वहाँ से उनको 3-4 सीटें जो हैं ऑफर कर रहे हैं। अब ये बहुत बड़ा सवाल है बिकॉज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आसिफ अली जरदारी कभी भी नेशनल लीडर नहीं रहे, क्योंकि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी बने, वो तो पॉलिटिक्स में आ गए जब मोहतरमा, मतलब वो पॉलिटिक्स में यानी एक बड़े लीडर की हैसियत से सिर्फ उस वक्त आ सके। उनका बैकग्राउंड बहुत कंट्रोवर्शियल था 1990s में, जब उनको मिस्टर 10% कहा गया, और फिर 2007 में, दिसंबर 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पॉलिटिकल असैसिनेशन के बाद वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से, बहुत बड़े लीडर की हैसियत सामने तो आ गए, लेकिन वो कभी भी इस कद के लीडर नहीं रहे कि वो लाखों के क्राउड को जिस तरह से नवाज शरीफ साहब कमांड करते रहे, खा वो पंजाब हो या कराची हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, इस किस्म की कदावर शख्सियत जो हैं वो कभी भी आसिफ अली जरदारी नहीं रहे। वो एक जोड़ तोड़ की सियासत के बाहर तो रहे हैं। इस मौके पे वो क्या सोच के समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब से वो इतनी बड़ी एक्सट्रैक्शन कर सकेंगे, इतना बड़ा ब्लैकमेल कर सकेंगे, ये बहुत बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये हो सकता है कि वो उनको ऑफर कर रहे हों कि अभी आपकी गवर्नमेंट चलेगी तो आपके केसेस जो हैं हम ख़त्म करवाएंगे, आपके और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के। ये देखना पड़ेगा कि नवाज शरीफ साहब के सामने जो प्रपोजल्स रखे गए हैं और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि हम इन टच रहेंगे और सारा मशवरा करेंगे, इसको नवाज शरीफ साहब जो है वो किस हद तक एक्सेप्ट करेंगे। लास्ट पॉइंट ये है कि अब तो मुझे नहीं पता इसका क्या फ़ैसला करेंगी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब ने, जो खबर चल रही है ज़राए से और कंफर्म नहीं है, कि शहबाज शरीफ साहब चाह रहे थे कि आज के दिन में 2 बजे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई जाए और दोबारा से जो एम्बेसडर का डिस्पैच और कम्युनिके था अमेरिका के हवाले से, उसके ऊपर एक फिर पोजीशन ली जाए, जहां पहले ही, और मैं समझता हूं कि ये ठीक है, शहबाज शरीफ साहब की और ये जो इस वक्त हुकूमत है जरदारी शरीफ हुकूमत, इसकी तो ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट हो सकती है, लेकिन एक एलामिया पहले जारी हो चुका है। उस एलामिया के अंदर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ नहीं था। उस एलामिया में यही कहा गया कि ब्लैटरेंट इंटरवेंशन हुई है। उस एलामिया के बाद फिर फॉरेन ऑफिस ने एक डिमार्शे भी इशू किया, और उसके बाद फिर DG ISPR ने जब प्रेस ब्रीफिंग की थी, प्रेस टॉक की थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, मुदाखलत की बात हुई। इसके बाद अब दोबारा अगर एक यहाँ पर मुश्तरका एलामिया इशू करवाने की कोशिश की जाएगी नेशनल सिक्योरिटी कमेटीज़, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल ब्लैकमेल की जाएगी पाकिस्तान के इदारों की, और उनको अननेसेसरीली एक ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन में जो इंतहाई पोलराइज हो चुकी है, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसमें उनको खींचने की कोशिश की जा रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है
कि सैनिटी वुड प्रिवेल और इससे हमारे इदारे जो हैं वो भी दूर रहेंगे और शायद शहबाज शरीफ साहब को खुद ही ख्याल आए कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो लेट्स सी कैसे सिचुएशन इवॉल्व करती है अगले 24 घंटों में, फिर दोबारा एनालिसिस करते हैं। थैंक यू सो मच।